कि आप परीक्षा रद्द करिए, आप परीक्षा नहीं ले रहे थे सही तरीके से, बार बार पेपर लीक हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने आंदोलन किया। तो इस पर फर्जी एफआईआर क्यों? इस एफआईआर को वापस लीजिए। बहुत सारे ऐसे रीजन के बाद इसको बार बार पता है इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हर बार सेटिंग गेटिंग वगैरह है, और सरकार से बार बार हम लोगों ने ये कहा कि आप 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, तमाम वादे आपने किए थे, और बड़ी उम्मीद थी कि भाई दिसोम गुरु के बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हेमंत सोरेन जी, झारखंडियों की सरकार बन रही है। हम लोग वहां जो है कि शांतिपूर्वक बैठ करके जो है कि बस अपना धरना प्रदर्शन वहां कर रहे थे। हो सकता है कि जेसीसी के कुछ लोग जो है कि जोहार साथियों, आज हम हजारीबाग परिसदन में आए हुए हैं, जहां पर जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी आज पहुंचे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि आज यहां पे जो पहुंचे हैं किन मामलों को लेकर आए हैं, इनसे विशेष जानकारी लेंगे और इनके थोड़ा सा पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है आज झारखंड में, खासकर हजारीबाग में एक उभरता हुआ चेहरा इनको देख रहे हैं लोग। राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आज जो जेबी केसेस के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष है संजय मेहता जी, एक बहुत ही बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, युवा चेहरा है, और इनसे पूरे जानेंगे कि आज क्या मामला था सर। नहीं, आज पूरा मामला ये था कि आज हमारे तमाम संगठन के साथी हम लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोगों ने संबोधित किया। हमारे साथ हमारे केंद्रीय महासचिव उदय मेहता जी भी हैं, हमारे संगठन के साथी प्रेम नायक जी, महेंद्र प्रसाद और तमाम हमारे साथी सब लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ये सभी वैसे साथी हैं जो 31 जनवरी 2024 को नामकुम में जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो आंदोलन हुआ था, उसमें सभी साथियों ने अपनी सहभागिता एक आंदोलनकारी के तौर पर, एक छात्र नेता के तौर पर, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सुनिश्चित की थी। लेकिन उसमें सरकार ने एक फर्जी एफआईआर दर्ज कर दिया, और उस एफआईआर में 15 के 15 साथी जिनका नाम उस एफआईआर में दर्ज किया गया है, वो 15 के 15 जो है सो जेबी केसेस के हैं। और वहां पर लगभग 20,000 के लगभग अभ्यर्थी थे मौजूद, जो आपके 6,50,000 अभ्यर्थी में 20-25,000 लोग जुटे थे परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर। तो 15 साथियों पर एफआईआर कर दिया गया। तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से ये मांग की है कि अब नई सरकार बनी है, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं, झारखंडी माटी के वो भी सपूत हैं। तो हम लोगों ने कहा कि झारखंडी बच्चों पर जो आप एफआईआर कर रहे हैं फर्जी तौर पर, ये तो मांग कर रहे थे कि आप परीक्षा रद्द करिए, आप परीक्षा नहीं ले रहे थे सही तरीके से, बार बार पेपर लीक हो रहा था, इसलिए इन लोगों ने आंदोलन किया। तो इस पर फर्जी एफआईआर क्यों? इस एफआईआर को वापस लीजिए। दूसरा, हम लोगों ने कहा है कि जो पेपर लीक हुआ जेएसएससी सीजीएल का, उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। और तीसरा जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण मांग रखा कि तमाम परीक्षाओं को जिसको जेएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसमें एजेंसी को चेंज किया जाए, क्योंकि इस एजेंसी की भी भूमिका बहुत संदिग्ध है, और एजेंसी को चेंज कराते हुए फिर ये जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली जाए। इसी पहलू को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। क्या लगता है जो 15 जेबी केसेस के लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा तो नहीं है कि जो जयराम की लोकप्रियता जो बढ़ रही है उसको लेकर? बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक ऐसा संगठन जो गांव गलियारे से शुरू हुआ था, पंचायतों से, गांव से, मोहल्लों से शुरू हुआ था, और उसने 2.5 साल के अंदर झारखंड के 32,623 गांवों तक अपनी पहुंच बना ली, और लगातार लोगों से हम लोग जुड़ते चले गए, और लगातार सरकार के कई ऐसे मामले रहे जिसमें हम लोगों ने सड़क पर उतर करके अपना विरोध दर्ज कराया। कई ऐसे कंपनियों में हम लोगों ने गरीब लोगों को, मजदूरों को मुआवजा दिलाया। मुझे लगता है कि अभी तक 12-13 करोड़ रुपया मुआवजा हम लोगों ने कंपनियों के माध्यम से लोगों को दिलाया है। तो ये बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण, कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती के कारण लोगों पर एक प्रभाव बना, और वो लोग हम लोगों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे आंदोलनकारी साथियों पर लगातार केस मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एक प्रकार से डर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आंदोलन कहीं ना कहीं रोका जाए और ये लोग बैक फुट पर आ जाए। इसको लेकर कह कि जो अभी लगभग पूरे झारखंड में एक उभरता हुआ चेहरा है, 1932 खतियान को लेकर जो लड़ाई जयराम महतो ने शुरू की है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक मामले के शिकार हुए लोग। जी बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बात समझिए कि जो एफआईआर दर्ज किया गया उसमें सभी नॉन बेलेबल धाराओं को लगाया गया है। मतलब हत्या के प्रयास का मुकदमा, तो फिर आप सरकारी काम में बाधा, तो मतलब तमाम ऐसे 12-13 के हमारे सेक्शन लगाए गए आईपीसी का। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार क्या साबित करना चाहती है? जो पेपर लीक कराते हैं आप उसको नहीं पकड़ पाते हैं। आप ये जानते हैं कि इसमें बहुत बड़े माफिया, शिक्षा माफिया, सिंडिकेट, कई सारे ऐसे लोग जो शिक्षा विद होने का दावा करते हैं और ऐसे ही पेपर लीक में शामिल रहते हैं, ऐसे लोगों को आप नहीं पकड़ करके, जो लोग ये मांग करने जाते हैं कि कम से कम परीक्षा ले लीजिए पारदर्शी तरीके से, हम एग्जाम लिखना चाहते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, उस पर आप एफआईआर कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता की बात है। हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि इस एफआईआर को निरस्त करिए, पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और तीसरा कि तमाम परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से जितना जल्दी हो सके आयोजित कराइए, और उस एजेंसी को बदलिए जिस एजेंसी को आप बार बार परीक्षा आयोजित करने देते हैं, बार बार पेपर लीक होता है, बार बार किसी कारण से परीक्षा रद्द हो जाती है।
तो इसको लेकर तो किसी तरह का आप लोगों ने तनाव पैदा नहीं किया, क्योंकि आप लोग संवैधानिक तरीके से एक मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की। ये तो संवैधानिक अधिकार में शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं भी आप जानते हैं राइट टू प्रोटेस्ट किसी को भी, कोई भी जो है सो आप जानते हैं कि आपको एक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको साफ तौर पर ये कहना चाहता हूं कि उस दिन जितने भी हमारे साथी वहां पर उपस्थित थे, आप उन साथियों की जुबानी भी सुन लीजिए। हमारे साथ उदय जी हैं, ये यहाँ उपस्थित है, आप इनसे जान सकते हैं कि उस दिन क्या परिस्थितियां रही। मैं चाहूंगा कि उदय जी भी बताएं कि उस दिन पूरे हालात और परिस्थितियां क्या थी। देखिए सबसे पहली बात है कि कई वर्षों के इंतजार के बाद सीजीएल का एग्जाम लिया गया था और लगभग जो है कि छात्र जो हैं कि एग्जाम सेंटर से परीक्षा देकर के आ ही रहे थे कि रास्ते में पता चला कि उनका एग्जाम रद्द कर दिया गया। आक्रोश तो था ही, और उसमें क्या है कि वो थर्ड पेपर को रद्द किया गया था। तो ये संपूर्ण छात्रों का कहना एक ही था भाई कि जब अगर थर्ड पेपर लीक हो सकता है तो वही प्रथम और द्वितीय पेपर लीक क्यों नहीं होगा। और वही मांग को लेकर के जो सारे छात्र वहां उपस्थित थे, सभी छात्र जो है कि शांतिपूर्वक हम लोग जो है कि वहां हम लोग मांग कर रहे थे, हमारा जो राइट है हम लोग वहां जो है कि शांतिपूर्वक बैठ करके जो है कि बस अपना धरना प्रदर्शन वहां कर रहे थे। हो सकता है कि जेसीसी के कुछ लोग जो है कि उसको इस आंदोलन को मतलब जो है कि उसको उग्र बनाने का प्रयास किए। वहां से प्रयास करने के बाद जो है कि कुछ छात्र हल्का फुल्का जो है कि गेट खोलने का प्रयास किया गया था। इसी में देखा जाए कि जो है पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर दिया गया। उसमें एक पुलिस प्रशासन के जो व्यक्ति थे वो शराब पिए हुए थे, और वही जो थे कि हमारे साथी महेंद्र प्रसाद जी हैं, उन पर जो है कि लगातार लाठियों से बारिश कर दिया गया। जब ये उनके साथ में जब महेंद्र प्रसाद जी वहां गिर गए, गिरने के बाद जो है कि छात्र फिर उग्र हो गए। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिन 15 लोगों का नाम दिया गया है, वो 15 लोग जो हैं कि उसमें तो 2 लोग हैं जो वहां उपस्थित थे ही नहीं। एक तो देव जी हैं जो मीडिया से आते हैं, और एक साइना परवीन है जो रामगढ़ से हैं, वहां उपस्थित नहीं थी। बाकी 13 साथी जो थे वहां किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं किए थे, आराम से शांति से बैठ के आंदोलन कर रहे थे। यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि और बहुत सारे मतलब हमको लगता है कि 10,000 के भीड़ में छात्र थे, और वहां उनके साथ साथ नेतृत्व करने वाले भी जेबी केसेस के अलावे और साथी थे जो नेतृत्व कर रहे थे। कोचिंग संचालक के कुणाल सर थे, और मतलब जो है कि कुछ लोग और थे जो नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखा गया कि एफआईआर में अगर 15 लोगों नामजद अगर इनका दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ जेबी केसेस के लोगों को दिया गया। तो स्पष्ट रूप से जो है कि संजय दत्त तो हम सब कुछ विस्तार से बता ही दिए हैं कि आगे हम लोग क्या रणनीति है, बाकी दादा ही बताएंगे। अगर केस वापस नहीं होगा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन की शुरुआत झारखंड में करेंगे, क्योंकि ये जो फर्जी एफआईआर किया गया है, अगर कोई भी हमारे अगर एक्विटल नहीं होते हैं और कन्विक्टेड हो जाते हैं इस मामले में किसी भी तरीके से, तो आप समझ लीजिए कि उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, भविष्य में कोई परीक्षा नहीं लिख पाएंगे, और तमाम तरह की जब वो कैरेक्टर प्रमाण पत्र अपना बनाने जाएंगे ये सारे अभ्यर्थी हमारा, तो उनको कैरेक्टर प्रमाण पत्र भी बनाने में उनको परेशानी आएगी जब उनकी कहीं नौकरी लग जाएगी। तो ऐसे में हम लोग इसलिए सरकार से कह रहे हैं कि इस पूरे एफआईआर को, जो छात्रों पर फर्जी एफआईआर किया गया, उसको आप निरस्त करिए, और अगर कोई है दोषी तो आप उसको पकड़िए, लेकिन इन बेकसूर छात्रों को मत आप फंसाइए। ये हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं। देखिए सीजीएल का जो पेपर लीक मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। छात्रों के करियर के साथ खिलवाड़ भी हुआ है। काफी छात्र परेशान हुए, काफी मेहनत करके लोग आते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं ताकि आगे उनका भविष्य बने, मगर इस तरह से जो अभी परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, ताकि कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। जी बिल्कुल, भविष्य पे एक बहुत बड़ा पहरा है। आप समझिए कि 2015 से एक परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलता है, और 2024 के हम लोग फरवरी में हैं, और आज तक ये परीक्षा मतलब कहिए कि पारदर्शी तरीके से, फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पाई। हर बार कोई ना कोई कारण, कोई नियमावली, कानून, कोर्ट, मुकदमा, पेपर लीक, ये वो अपरिहार्य कारण, बहुत सारे ऐसे रीजन के बाद इसको बार बार पता है इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हर बार सेटिंग गेटिंग वगैरह वगैरह वाले फेल हो जा रहे हैं, तो हर बार किसी तरीके से इसको आगे वो एक्सटेंड करते हैं कि इस बार सेटिंग होगा, इस बार सेटिंग कर देंगे, क्योंकि 400-500 करोड़ रुपया कमाई की बात है। तो वो लोग जो बड़े माफिया हैं वो नहीं चाहते हैं कि 500 करोड़ की ये कमाई हाथ से फिसल जाए, इसलिए किसी ना किसी तरीके से ये पूरे सीजीएल के मैटर को लटका कर रखे हुए हैं, और अल्टीमेटली वो जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं। लेकिन देखिए इस बार क्या होता है। झारखंड सरकार युवाओं के साथ जो रोजगार का वादा किए थे, हमको लगता है कि रोजगार का कहीं भी अवसर भी नहीं मिला, और युवाओं के साथ एक तरह से समझिए कि खिलवाड़ किया जा रहा है कि बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, पूरा साल उनका बर्बाद हो जाता है। फिर आने वाले समय में एक आशा जगती है कि अभी झारखंड सरकार बहाली निकालेगी,
मगर फिर बहाली प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है। क्या इसमें कारण है? जैसे देखिए 2-3 चीजें हैं जो नियुक्ति की प्रक्रिया, जैसे आप देखें अगर जेपीएससी को, तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी की कुछ नियुक्ति प्रक्रिया हुई, हालांकि उसमें भी विवाद हुआ। अभी 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। जेसीसी सीजीएल तो आपने देखा है विवादों में फंस गया। बाकी जो नियुक्तियां हुई हैं आप उसको गौर करेंगे, जैसे कि पंचायत सचिव वगैरह वगैरह, वो कोर्ट के रास्ते से होकर के आया उसका परिणाम, इसलिए वो नियुक्ति हुई। बाकी आप देखेंगे जो भी सरकार तरफ से कुछ नियुक्ति है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी और जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है वैसी नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन जो फुल प्रूफ सरकारी नौकरी की बात है उस पर सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। और सरकार से बार बार हम लोगों ने ये कहा कि आप 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, तमाम वादे आपने किए थे और बड़ी उम्मीद थी कि भाई दिसोम गुरु के बेटे मुख्यमंत्री बन रहे हैं हेमंत सोरेन जी, झारखंडियों की सरकार बन रही है जो खतियान की बात करती है, स्थानीयता की बात करती है, नियोजन की बात करती है। तो इस तरीके से हम लोगों को लगता है कि अब हम लोगों के साथ एक बड़ा छल हो गया है। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार तमाम नियुक्ति प्रक्रिया को अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले इसको पूरा कर ले, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो पहले दिन में सारा कुछ नहीं कर देगी कि एक दिन में आई नई सरकार 2024 में और वो सरकार पहले दिन में सारी नियुक्ति प्रक्रिया, उसको भी 1-2 साल का समय लगेगा और अभी 1 साल, तो मतलब समझिए कि फिर 2-3 साल लोग परेशान हो जाएंगे। तो फिर कोई नियुक्ति अगर 2-3 साल नहीं होगी, बीच में विधानसभा लोकसभा चुनाव है, तो अगर इसको जल्दी नहीं करते हैं तो ऐसे में समझिए कि 3 साल 4 साल फिर नौजवानों का बर्बाद हुआ। तो इसलिए सरकार से कहते हैं कि अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले ये सारे जितने भी आपके बाधाएं हैं उसको दूर करिए। झारखंड सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अभी जमीन घोटाला के मामले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। झारखंड में जो राजनीतिक स्थिति थी काफी भयावह बन चुकी थी और युवा तो खास करके इस बात को लेकर संशय में थे कि आखिर उनका भविष्य किधर जाएगा। सरकारें बनती है और इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं युवाओं को, झारखंड के युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुए। क्या मानते हैं इसको लेकर? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़े व्यक्ति जो संवैधानिक संस्था में सबसे उच्च पद पर बैठे हों, मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हों, उन पर एक बड़ा आरोप लगना और फिर उनका जेल जाना, ये एक बहुत बड़ा मतलब दुख की बात है। और ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसी घटना से कहीं ना कहीं जनता का लोकतंत्र पर विश्वास खत्म होता है। और जिस तरीके से ईडी का चैट जो अभी आपने कोर्ट में देखा कि ईडी ने उस चैट को सुपुर्द किया, उसमें कई तरह की ऐसी बातचीत है जिसमें आईएएस को ट्रांसफर पोस्टिंग करने की बात कही जा रही है, उसमें कितना महीना वसूली होगा, कितनी कमाई होगी, ये सारी बातें की जा रही हैं। तो अपने आप में ये सारी चीज़ें बहुत हास्यास्पद है। इसलिए साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए जो भी नौकरी का जो आपने वादा किया था वो नौकरी का वादा आप पूरा करिए। तमाम जो भी बैकलॉग वैकेंसी है, देखिए मेरे पास आंकड़ा है कि 4,64,000 वैकेंसी में 2,88,000 सरकारी पद झारखंड में खाली हैं। ये 2,88,000 पदों को जब तक आप नहीं भरेंगे तो जो नौकरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या झारखंड के अंदर है वो दूर नहीं हो पाएगी। इसको सरकार को तुरंत दूर करना चाहिए। देखिए एक अहम मुद्दा है हजारीबाग का, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अभी तक वीसी जो है सो प्रभार पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है। छात्रों के साथ जो रिजल्ट का भी बहुत सा मामला है वो सब रुका हुआ है। तो इसको लेकर आप क्या मांग करते हैं? नहीं, मैं साफ तौर पर कहता हूं कि एक परमानेंट वीसी दीजिए। देखिए आप कुलपति नहीं रहेंगे यूनिवर्सिटी में, प्रभारी कुलपति को आप दे दीजिएगा तो निश्चित तौर पर जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं विश्वविद्यालय के अंदर वो प्रभावित होंगी, क्योंकि वो प्रभार में है तो उनको और भी जिम्मेवारियां होंगी। तो शायद यहाँ के जो आयुक्त हैं उनको प्रभार दिया गया है अभी, तो आयुक्त को अपने बहुत सारी कमिश्नरी का बहुत सारा काम है। और जानते हैं कि नॉर्थ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर है हजारीबाग, अब उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय में इतने सारे जिलों का बोझ है, ऑलरेडी उनके पास बहुत बोझ है, फिर आप उनको एक वीसी का अतिरिक्त प्रभार देते हैं। और इस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी आप देखिए कि उत्तरी छोटा नागपुर के जितने कॉलेजेस हैं वो सब भी इसके अंतर्गत हैं। तो इसका मतलब कि अगर शैक्षणिक भार उनके ऊपर आपने दे दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी को, तो वो कहाँ से कैसे क्या करेंगे। एक परमानेंट वीसी मिलना चाहिए ताकि शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। ये तो सरकार से हम लोग मांग करते हैं और राज्यपाल महोदय से भी इसकी मांग करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे जेबीकेएसएस के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता जी से, जो एक युवा चेहरा है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में। इनको लोग राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार की लगातार चर्चाएं चल रही है कि आने वाले समय में हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं जेबीकेएसएस से, क्योंकि इन्होंने 1932 खतियान को लेकर काफी मुखर होकर आवाज उठाई और पूरे झारखंड में ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि झारखंडियों को उनका हक अधिकार मिले, 1932 का खतियान मिले, ताकि बाहरी लोग जो झारखंड में जो लूट खसोट मचाए हुए हैं उनसे निजात मिले और हजारीबाग सहित पूरे झारखंड के युवाओं को नौकरियां मिले,
यहाँ रोजगार के अवसर मिले, इसको लेकर काफी मुखर होकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आज इन्होंने सीजीएल और जो पेपर लीक मामला था इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह से संवैधानिक तौर पर जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया है इस पर सरकार संज्ञान ले और इस पर त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य बच्चों का जो भविष्य अंधकार में चला जाता है, उनकी जो पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, उनको एक आशा जगे और उनको रोजगार के अवसर दिए जा सके। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें उगता झारखंड।